Hello students, a very warm welcome once again to all of you in this PowerPoint presentation video of Mizo Study video classes. I need not to say anything about this video, everything is explained to you, fine. So, here as usual I am picking some questions, I am elaborating you the method how you can solve them, that too most important is in stipulated time period, fine. So, let us move ahead with the questions based upon this chapter gravitation. यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है और क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आने ही आने हैं, तो इट इज़ लाइक दैट कि 4 या 6 एक बॉल पे होना ही होना है, तो क्यों नहीं भाई स्कोर अच्छा किया जाए इसमें, है ना. जस्ट 3 or 4 कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस एंड फुल मार्क्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन. कहीं कहीं पे आप इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल एस्पेक्ट्स भी देखते हो, ठीक है. सो हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन. इनिशियली आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. आई मीन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस मैंने कोशिश करी है कि उनके आसपास हम रहें. सो इफ बोथ द मासेस एंड रेडियस ऑफ अर्थ, इसका मतलब ये है कि मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ ईच डिक्रीजेस बाय 50%. मतलब अर्थ के मास को भी 50% कम किया गया और अर्थ की रेडियस को भी 50% कम किया गया. तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पता करना है कि वो कितनी कम या ज़्यादा हो जाएगी, ठीक. तो आइए यहाँ की जो शुरुआत है, मैं ये कहूँगा अगर इसमें से कुछ पोर्शन छुप जाता है मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा देख लीजिए. हम लोग निकालने ये चल रहे हैं कि अगर अर्थ का मास और रेडियस 50% कम कर दी जाए तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला है हमारे पास g = gm/re². ये तो हुआ एक्चुअल. फिर g प्राइम हो जाएगा बच्चों gm'/re², ठीक, क्योंकि भाई ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. अब हमें क्या करना चाहिए, अगर इसका नाम मैं 1 दे दूं, इसका नाम 2 दे दूं, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है. होता क्या है, आप लोग इतने बेसिक क्वेश्चन में कई बारी कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो. अब सोचो आप चैप्टर इतना सिंपल, क्वेश्चन बिल्कुल फंडामेंटल, और आप गलत कर दो अगर, तो इट इज़ रियली वेरी बैड, आपको बहुत ही बुरा लगेगा. तो हमारा एक एफर्ट होना चाहिए कि जहाँ पे अच्छी बॉल मुझे मिल रही है वहाँ तो मैं उसे एटलीस्ट 6 ना सही बाउंड्री के लिए तो भेजूँ, फाइन. सो 1/2 हम लोग इसको कर देते हैं और हमारे को g प्राइम चाहिए इन टर्म्स ऑफ g. तो g/g प्राइम हमें मिलेगा e, है ना. अब e का मतलब सिर्फ मास ऑफ अर्थ की रेडियस ऑफ अर्थ की बात है, एंड (2/gm प्राइम. चलिए इसको कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, ठीक. तो हमें अब g प्राइम जब चाहिए तो मैं ये कहूंगा कि g(re²/re'² इंटू m'/m. यहां से मैं सॉल्व कर लूंगा. तो उसको सॉल्व करने के लिए अप्रोच मैंने आपको बता दी है. कैलकुलेशन बच्चों वास्तव में आप जेई की तैयारी कर रहे हो, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है आपका, तो परसेंटेज चेंज इन जी प्राइम आफ्टर मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बता दिया, क्या अप्रोच होनी चाहिए वो भी बता दिया. अब सिर्फ वैल्यूज रख के मुझे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है. m प्राइम की वैल्यू भाई हो जाएगी m/2, re प्राइम की वैल्यू हो जाएगी re/2. अब तो कुछ बचा नहीं, ठीक. तो g प्राइम जो है वो 100% आपका डिक्रीज कर जाएगा. ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है, ठीक है. सो दिस इज द वे ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज. सो दिस इज yes fourth is your correct option, increase by 100%, fine. ऐसे क्वेश्चंस जब भी पूछे जाते हैं ना, एम एक ही रहता है एग्जामिनर का, आपके टाइम को खराब किया जाए और आपको कंफ्यूज किया जाए. आप पेपर उठा के देखो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनेशन के बाद आपको फील होते हैं, अरे क्या इतना सिंपल था,
और वहां पे आप क्या सोचते हो, जेई मेंस का एग्जाम है, इतना सिंपल तो नहीं हो सकता, जरूर इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड पूछा गया होगा। सो नेवर एवर आर्ग्यू विद योरसेल्फ लाइक दिस, रीड द क्वेश्चन, थिंक ऑन द मेरिट्स और मूव करिए। ध्यान रखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, रिजेक्शन प्रोसेस है, आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। 2 spherical planets A and B have same mass, अच्छा, but densities are in the ratio of 8 to 1, ठीक है। For these planets, the ratio of acceleration due to gravity at the surface of A to its value at the surface of B। देखा जाए तो इस क्वेश्चन में मैंने पिछले वाले कॉन्सेप्ट को ही रिपीट किया है। कैसे? मैंने रिपीट इस तरीके से किया है कि भाई किसी भी प्लैनेट के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो तो यही रहेगा, ठीक। अब कहा क्या जा रहा है कि दोनों प्लैनेट्स का मास जो है वो इक्वल है। अब दोनों प्लैनेट्स का अगर मास इक्वल है तो दोनों प्लैनेट्स के साइज में तो डिफरेंस होगा, क्योंकि मास इक्वल है लेकिन डेंसिटीज में बहुत डिफरेंस है, ठीक। तो अब हम लोग इसके सॉल्यूशन को जरा सॉल्व करते हैं और मैं इसमें कुछ पॉइंट्स मैं लिख ही देता हूं। एज मास इज सेम, ठीक। क्वेश्चन आपका यहां लिखा हुआ है, मैं थोड़ा अलग हटके कर रहा हूं जिससे कि आपको क्वेश्चन भी अगर जरूरत पड़े तो मैं दिखा दूं, दिखता रहेगा। अच्छा, अगर मास सेम है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 4/3 पाई r1 क्यूब इंटू दिस रो, ठीक है, इज इक्वल टू, भाई फार्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने उस रेफरेंस में इसको कंसीडर किया हुआ है। सो दूसरा वाला मेरा निकल जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब रो2, ठीक। अच्छा, रो1 रो2 की वैल्यू मुझे गिवन है तो यहां से ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, मैं सीधा लिख रहा हूं r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू रो2 अपॉन रो1 होल टू द पावर 1/3। हालांकि ये स्टेप्स मैं करना नहीं चाह रहा था, आप लोग काफ़ी फास्ट हो कैलकुलेशन में, बट हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहे, इसलिए मैंने इसको नोट कर लिया, ठीक। तो r1 अपॉन r2 अगर मुझे ये मिल रहा है तो आइए अब जरा बात करते हैं g1 अपॉन g2 की। तो बच्चों g1 का मतलब हो गया जो भी मैंने फार्मूला लिखा था यहाँ पे रब किया, gm अपॉन r1 स्क्वायर, gm एंड सेकेंड इज gm अपॉन r2 स्क्वायर, क्योंकि mm तो सेम है। तो अगर mm सेम है तो ये मुझे आएगा r2/r1 का होल स्क्वायर, और तब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मुझे 4 टाइम्स देगा, ठीक। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे मेरा जो सोल्यूशन आएगा इसका करेक्ट वो आएगा C, दैट इज 4:1। एक्चुअली मैंने कोशिश क्या करी है, मैंने कोशिश ये करी है कि डेंसिटी के टर्म में मैं इसको निकाल दूं, ठीक। जिन लोगों को अभी भी समझ ना आया हो उनके लिए मैं यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं। इस फॉर्मूले को तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है। तो क्या इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं? फाइन, वही चीज मैंने करी हुई है। इन दोनों ही क्वेश्चंस में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं की गई है, बहुत ही फंडामेंटल तरीके से सिंपल कैलकुलेशंस करवाई गई। इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर थोड़ा डिफिकल्टी के साथ क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके हो जाते हैं सैटेलाइट मोशन के, अदरवाइज ये चैप्टर बिल्कुल सिंपल और फंडामेंटल है, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर है, अरे ये निशान यहां पे नहीं होना चाहिए, बट है बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखिए, एट अ गिवन प्लेस, वो कहीं भी हो सकता है, वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट है कोई, अ स्फीयर ऑफ लीड ऑफ डेंसिटी d किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। एक्चुअली आपको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है इस क्वेश्चन में डायमेंशनल एनालिसिस वाले चैप्टर से। वो पहला चैप्टर होता है हमारा, और नॉर्मल स्टूडेंट्स उसको क्या करते हैं, ओहो इसका क्या, आगे बढ़ो। और उसके बेस पे जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एरर कैलकुलेशन हो, चाहे यूनिट को चेंज करना हो, आप लोग नॉर्मली प्रॉब्लम में आ जाते हो। आप रिपेंड करते हो कि ओह सो सिंपल चैप्टर, सो सिंपल टॉपिक्स, मैंने रिवाइज नहीं करा। तो मैंने सोचा कि चलो एक ही क्वेश्चन से मतलब 2 तरीके के हमारे एस्पेक्ट फुलफिल हो जाएंगे।
वन इज़ कि मुझे आपको ये भी सेंसिटाइज करना है कि आपने वो डायमेंशनल एनालिसिस और बेसिक मैथमेटिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी पॉलिश करके टिप्स पे रखना है। जेई मेंस और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर रहते हैं और 60% स्टूडेंट्स उनको गलत करते हैं सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में। ठीक है। इज जेंटली रिलीज्ड इन अ कॉलम ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। एक बॉल ली हमने, छोड़िए ये सब क्या लिखा हुआ है, और उसको एक सिलेंडर टाइप का लिक्विड कॉलम था, उसमें धीरे से रिलीज किया गया। धीरे से रिलीज करने का भी अपना पॉइंट है। अदरवाइज इफ आई विल ड्रॉप तो आप कहोगे सर वेलोसिटी क्या है जिससे ये स्ट्राइक कर रहा है, तो उन सब चीज़ों को हटाने के लिए मैंने लिया और जेंटली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड रिलीज कर दिया। अब ग्रेविटेशनल पुल तो नीचे लगने वाला है और ये जो बॉल है ये नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। नीचे जब ये चलेगी तो अब थ्रस्ट ऊपर की तरफ लगेगा, वेट इसका mg नीचे लगेगा, तो एक इफेक्टिव फोर्स होगा जो नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है ना, हम वहां से शुरुआत करेंगे। इफ d इज ग्रेटर देन रो, इसका मतलब ये हुआ कि बॉल, अगर मैं ये लाइन नहीं देता ना तो आप में से कुछ बच्चे बोलते सर आप ये कैसे कह सकते हो कि बॉल नीचे ही जाएगी, हो सकता है बॉल तैरती रहे, बट जब मैंने ये लिख दिया ना d इज ग्रेटर देन रो, तो इसका मतलब है कि भैया बॉल ने तो नीचे जाना ही है। ठीक, द स्फीयर विल। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा हम लोग जो है एनालाइज करते हैं। पहले सॉल्व भी मैं करूंगा पर जरा पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। फॉल वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, फिर फॉल वर्टिकली विद नो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेजेंट है, बट वो उस वैल्यूज में नहीं आएगा, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। फॉल वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन दिस मच, पता नहीं मुझे। फॉल वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन g रो बाई डी, आई डोंट नो। तो चलिए पहले और दूसरे ऑप्शन को तो हम लोग ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि नहीं होगा, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि C और D होगा या नहीं होगा, या हो सकता है A और B हो, तो अब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ पोर्शन छुप जाएगा, डोंट वरी, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। The ball will move, sorry, down, अंदर की तरफ चलेगा, है ना। The ball will move down, vertically down, ओके। तो मैं क्या कह सकता हूं कि mg, ये mg क्या है भाई, mg है वेट ऑफ दी जो बॉल है, माइनस अब थ्रस्ट buoyant force अपॉन m, मास ऑफ दिस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं रखूं तो m की जगह मैं रख सकता हूं जो ऊपर वाला m है ये वाला, इसकी जगह मैं रख सकता हूं 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी, 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी और d माइनस रो। ठीक है, डायरेक्ट। और यहां पे जब मैंने रिप्लेस किया और नीचे m के लिए मैं सिंपल लिखूंगा पाई r क्यूब इंटू टी। ठीक, वैल्यूज पुट कर लीजिए। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट d माइनस रो इंटू जी बाई डी। ठीक है, सो नाउ ये पास पास ये मैं हट जाता हूं थोड़ा सा। अब आप देखो तो ये वाला मेरा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऐसे लिखा इसको, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, हो सकता है आप में से कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे हो, और फिर मैंने इसको रिप्लेस कर लिया है। फाइन। जहां भी कैलकुलेशन सिंपल है मैं उसको नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स तो आपका एक सब्जेक्ट भी है और कैलकुलेशन आप मेरे से ज़्यादा फास्ट करते हो। फिजिक्स में कैलकुलेशन उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे यही नहीं पता चलेगा कि भाई करना क्या है तो प्रॉब्लम है ना। अगर मुझे ये पता चल गया कि ओके दिस विल बी द अप्रोच, देन आई कैन मूव। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ जी ऑन अर्थ। जेई मेंस के छोड़िए क्वेश्चन, सबसे पहले समझिए एक बात,
जेई मेंस के अगर आप लोग पिछले सालों के पेपर उठा के देखें, सो यू विल फाइंड कि डायरेक्टली आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनसे सीधा सीधा क्वेश्चन लिया जाता है। मैं सब क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, बट बहुत सारे क्वेश्चंस। तो हम लोग क्या करते हैं, जब चैप्टर एनसीईआरटी में पढ़ते हैं या बुक्स में पढ़ते हैं तो बस स्किप करते हुए जल्दी जल्दी कुछ कुछ फार्मूले देखे और आगे बढ़ गए। ये ग्राफ आपके उसमें गिवन है और इट्स अ बेट फ्रॉम माय साइड, अगर मैं 10 स्टूडेंट्स को एक ग्राफ दूं तो कम से कम 50% लोग तो गलत करेंगे, जबकि अप साइड, डाउन साइड, इन साइड हमने जी का वेरिएशन देखा हुआ। इस क्वेश्चन को रखने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट है, प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी बुक को बहुत रिलीजियसली आपने फॉलो करना है, ठीक है। एग्जामिनेशन कोई भी कराए, सीबीएसई कराए या अब जैसे लेटेस्ट चेंज आ चुका है, नाटा करा रहा है, नेशनल ये एडमिशन टेस्टिंग एजेंसी करके जो नया ऑर्गेनाइजेशन है, बट ऑब्वियसली पेपर यहीं से बेस रहेगा। फाइन। तो कौन है जो वेरिएशन ऑफ जी ऑन अर्थ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सही से। अब अगर जी का वेरिएशन आप रिकॉल करो तो एक तो ऊपर जाने में चेंज होता है, कम होता है, एक नीचे जाने में चेंज होगा। अर्थ की सरफेस पे आप याद करो, मैंने अपने वीडियोस में इस चीज को बहुत एलोबरेट किया हुआ है कि आप इक्वेटर से पोल पे जाओगे तो चेंज आएगा। आप अगर ये शेप देखो अर्थ का तो वो एलिप्सॉइड है, परफेक्ट सर्किल नहीं है, तो उसके कारण चेंज आएगा। तो हम अर्थ के सरफेस पे जो चेंज है उसको किस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। यहां मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो रोक दीजिए, अपने आप से कोशिश करिए, फिर वीडियो चलाइए, ठीक। अब हम लोग सोल्यूशन पे आ जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को रोका होगा। देखिए, G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर मैं ऊपर जा रहा हूं, G, मैं पूरी बात बता देता हूं, G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R अगर मैं नीचे जा रहा हूं, और G जो है हमारा वो अगर मैं इक्वेटर से पोल पे जाऊं तो भी चेंज करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं एनालाइज करूं तो जो मेरा ऑप्शन ए है, ठीक है, वो बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, क्योंकि आप अंदर जब जाएंगे तो आपका जी 0 हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से मतलब सेंटर से ऊपर आना शुरू करेंगे यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। अब जब आप ऊपर आ गए, यहां तो डायरेक्ट बढ़ रहा है ना, जब आप सरफेस पे आ गए उसके बाद आप ऊपर जाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये 1/r² की तरीके से चेंज होना शुरू होगा, ठीक है। जबकि अगर आप इसको देखो तो अर्थ के सेंटर से लेके, मान लीजिए आप इसका कुछ भी नहीं ध्यान कर पा रहे, कैसे इसको समझना चाहिए इस क्वेश्चन को, तो हम लोग डायग्राम ही अगर एनालाइज करें तो हमें पता है कि अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू 0 होती, लेकिन ये तो कह रहा है कि नहीं भाई 0 नहीं होती बल्कि वैल्यू होती है, तो इसको तो आउटराइटली रिजेक्ट कर दीजिए। चलिए मान लीजिए ये वाला पकड़ा मैंने, तो अर्थ के सेंटर पे 0 है, जैसे जैसे मैं ऊपर चलता चला गया वैसे वैसे ये बढ़ती गई, सरफेस पे आया मैं, तो उसके बाद जैसे बढ़ी थी वैसे ही घट गई। नहीं, फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है वैसे नहीं घटेगी, तो भाई ये भी रिजेक्टेड है। इसको देखिए, अर्थ की सरफेस पे आने के बाद मैं कहीं भी ऊपर जा रहा हूं, जी की वैल्यू सेम है, फिक्स है। ऑप्शन आपके सामने है, तो जैसे मन वैसे आप इसको कर सकते हो। बट हाँ, अगर ये छोटा सा रिजल्ट आपको याद है तो बहुत आसानी से विदिन 30 to 40 सेकेंड्स आप ऐसे क्वेश्चन करके अपने कम से कम 2 मिनट बचा के उनको फिर किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन पे यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो हमें ना अपनी ओवरऑल अप्रोच को बच्चों इस तरीके से डेवलप करना चाहिए कि हमें थोड़ा सा टाइम के अंदर ही हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएं। Now come on for the question number 5. Two equal masses are hung from a balance whose scale pans differ in height by h. देखिए ये कुछ ऐसे है, आप लोगों ने आज की डेट में तो ऐसा तराजू यूज़ नहीं करते हैं, एक ऐसे करके तराजू यूज़ करते हैं। आप लोग लैब में यूज़ करते हो, केमिस्ट्री लैब में, वो बॉक्स के अंदर बंद रहता है, तो यहाँ पे एक लॉन्ग सी वो रहती है, एक पेन होता है, दूसरा पेन होता है। नॉर्मली आज की डेट में वो लोग इलेक्ट्रॉनिक वाला यूज़ करते हैं, वेट रखा एंड इट शोज़ द नंबर, फाइन। पर ये ना बेसिक वाला है जो अपन लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है भाई, यहाँ पे एक ऐसे करके पेन है और एक पेन यहाँ पे है ऐसे करके, ठीक।
यहाँ पे इसको होल्ड करने का मैकेनिज्म है। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि दोनों में ही इक्वल मासेस रख दिए, m यहां भी है बच्चों, m यहां भी है, लेकिन दोनों की हाइट में h का डिफरेंस है, मतलब एक नीचे आ जाता है। अच्छा, एक नीचे आ जाता है तो मान लीजिए ये इस तरीके का गैपिंग है, तो ये हाइट जो है ये h है। तो इसका मतलब एक बात तो ये हो गई कि भाई प्रॉब्लम यहां है क्योंकि मासेस तो सेम है दोनों। If rho is the mean density of earth, then the error in the weighing is how much? ठीक? एरर, सॉरी, हाँ ठीक है, error in the measurement, error is equal to mg minus mg प्राइम, यही तो लेंगे हम लोग। ठीक, अब mg माइनस mg प्राइम जब मैंने लिया तो इसको मैं लिखूंगा mg माइनस mg, ध्यान दीजिएगा, विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h अपॉन r। ये रिजल्ट कहाँ से आया? ये रिजल्ट, इसका मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई डिफरेंस की बात है, एंड दैट टू ऊपर बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। हंग फ्रॉम अ बैलेंस हुज स्केल पैंस डिफर इन हाइट बाई h, फाइन। सो mg माइनस mg 1 माइनस 2h अपॉन r, बच्चों ये मुझे मिलेगा mg इंटू 2h अपॉन r, ये हो जाएगा आपका, ये वैल्यू जब आप रखोगे तो m स्क्वायर hg बाई r। ठीक, अब वैल्यूज मैं इसमें रख दूंगा तो ये मुझे मिलेगा 8 पाई जी रो एम एच, 8 पाई जी रो एम जी एच, ठीक है, अपॉन 3। ठीक है, तो उससे जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मुझे ये आंसर मिलेगा सी वाला, 8 पाई रो जी एम एच अपॉन 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में आई एम श्योर अराउंड 50 to 60% स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आएगी, थिंक, क्योंकि भाई अगर क्वेश्चंस वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा पजलिंग फील ना आए ना, तो फिर तो बेकार है ना हमारा वीडियो प्रिपेयर करना। आपको मैं सोचने के लिए फोर्स करूं, आप अपना कॉपी किताब उठा के शुरू हो जाओ, तो कम से कम इतना तो मुझे करना ही चाहिए, इतना मेरा राइट भी बनता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है ना, वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ही दे रहा हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। At what height in kilometer above the Earth's pole the free fall acceleration decreases by 1%? यहां पर मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा। ठीक है, देखिए g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी प्राइम इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब सीधा सीधा वो ये कह रहे हैं कि g प्राइम जो है वो बेसिकली g से 1% कम हो जाए, दे दिया गया मुझे। अब जी एम तो सेम रहेगा, तो क्या मेरे लिए h निकालना मुश्किल है? मैं फिर भी निकाल देता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने आप इसको निकालिएगा। हाँ, लेकिन एक चीज मैं जरूर यहां पे लिखूंगा, देखिएगा इसे, एज पर क्वेश्चन h is very very less than r, so g prime is equal to, हमें कौन सा रिजल्ट यूज करना है? आप याद करिए तो बायनॉमियल एक्सपेंशन जब हम लेते थे तो हायर ऑर्डर टर्म्स को निग्लेक्ट करते थे। ठीक, 2h अपॉन r, अभी मैंने लिखा था इस क्वेश्चन से क्वेश्चन पहले वो रिजल्ट, वो हमें रिजल्ट यूज करना है, दैट इज अप्रॉक्सीमेट वाला। ठीक है, क्योंकि हमारी हाइट बहुत कम है, h इज वेरी वेरी लेस देन, 1% का चेंज कर रहा है ना भाई, आप देखो ना, तो 1% के चेंज पे तो हाइट वैसे भी बहुत कम आनी चाहिए। ठीक, तो क्या मैं इसको ये लिख दूं 1 माइनस 2h अपॉन r, चलेगा? यही तो हमारा अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट होता है। तो इस अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट में अगर मैं वैल्यू भर दूंगा तो ये मुझे दे रहा है बच्चों 99/100। कैसे?
1%, ये देखिए लिखा है यहाँ पे, मैं हट जाता हूँ, 1% का चेंज आ रहा है। तो 1% का जब चेंज आ रहा है तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो h मुझे मिलेगा नियरली 32 किलोमीटर्स। ये हो गई हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब तक अगर आप देखो तो मैंने जानबूझ के ना कोशिश करी है कि क्वेश्चंस बस 2-3 फॉर्मूलों के आसपास मूव करें, और ये G इज इक्वल टू GM/R² जो है ना, अंदर बाहर अर्थ की सरफेस पे वेरिएशन, ये बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है इस पर्टिकुलर सेगमेंट से क्वेश्चंस के आने की। ओके, now come on for the question number 7, and this question is also a very simple and good question. Let's start. Distance from the center of the earth where the weight of the body are 0 and 1/4 that of the weight of the body on the surface of the earth. Actually 2 क्वेश्चन थे, मैंने इनको कर दिया क्लब। ठीक, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है बच्चों, ये है अर्थ और ये है अर्थ का सेंटर। भूल जाइए थोड़ी देर क्वेश्चन। कहा यह जा रहा है कि यहां से कितनी डिस्टेंस पे मैं ऊपर उठूं कि जो मेरा बॉडी का जो वेट है वो 0 हो जाए, यानी W इज इक्वल टू 0, मतलब G 0 हो जाए। तो इसमें तो अगर आप किसी बच्चे से भी पूछोगे तो वो बोल देगा कि ये तब पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर पे ही रखा हो। आइए जरा ऑप्शन देख लेते हैं। तो मेरे पास में 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें पहला सेंटेंस करेक्ट आ रहा है, A और B। इसमें तो भाई बाद में आ रहा, तो इसे हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। पहला ही 0, क्यों? क्योंकि सेंटर पे रखा गया। तो इसका मतलब है या तो A हो सकता है या B हो सकता है। ये तो हमने लॉजिक से निकाल लिया। अब दोबारा वो कह रहा है कि कितनी हाइट पे वेट सरफेस का 1/4 हो जाए। तो क्या आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि भाई G प्राइम की वैल्यू जो है वो G/4 है? ठीक, थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ एक रिजल्ट लिखा था ग्राफ वाले क्वेश्चन में। क्या कहा था? अब क्या मुझे आंसर बताने की जरूरत है? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, आप मुस्कुराओगे, एंजॉय करोगे और 40 सेकंड 30 सेकंड में आप ये क्वेश्चन कर दोगे, और ये आते हैं। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई एम पिकिंग ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ द पेपर्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। और इनको बाद में आप आके बोलते हो अरे यार इतने हाई फाई एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन। लॉजिक चेक करना चाहते हैं भाई। इंजीनियर बनने के बाद में हर चीज कैलकुलेट थोड़े ना करते रहोगे। एक इंजीनियर को बहुत अच्छी लॉजिकल अप्रोच भी डेवलप करनी होती है। आफ्टर गेटिंग द एडमिशन, सपोज यू कंप्लीटेड योर बीटेक फ्रॉम एनी IIT विद कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट, तो लॉजिकल रीजनिंग तो आपको ही लगानी पड़ेगी ना प्रोग्रामिंग करने के लिए। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात 8 की बात करते हैं। What should be the speed with which the earth have to rotate on its axis so that a person on the equator would weigh 3/5 as present value? आप याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि अर्थ के रोटेशन का भी, अर्थ के शेप का भी, अर्थ में आप कहां पे हैं इस बात का भी अंतर पड़ता है G पे। और G का फॉर्मूला वेलोसिटी के साथ एसोसिएटेड होता है। G प्राइम इज इक्वल टू G विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर RE cos phi। ठीक, phi होता है इंक्लिनेशन। ओके, अब चूंकि यहां पे बात की जा रही है इक्वेटर की, तो phi तो 0 हो जाना है, cos 0 1 हो जाना है। तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो ओमेगा कैलकुलेट करना है, जबकि G प्राइम की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। फाइन, तो 3/5 mg ये तो होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, और मतलब एक्चुअल, और ये प्रेजेंट वैल्यू है mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। क्या मैं आपको नहीं ले जा रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स वाले फॉर्मूले में? खत्म। इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो 3 और फिर मैं इसको इधर ले जाके सॉल्व करूंगा तो 2/5 G इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर, है ना? यस, करेक्ट। तो बच्चों ओमेगा बराबर मुझे मिलेगा दिस अंडर रूट 2G/5R।
ठीक है, आगे आपका आंसर, ओहो सॉल्व भी नहीं करना है, सीधा सीधा आंसर आ गया 2g/5r, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, एक चीज तो आपको क्लियर हो रही होगी कि फिजिक्स का कोई भी चैप्टर हो, क्लास 11th का हो, क्लास 12th का हो, अगर मुझे बेसिक रिजल्ट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हैं तो ऑलमोस्ट आई एम ऑन द वर्ज ऑफ क्लियरिंग दैट एग्जाम। ठीक है, let's take a look of the question number 9. For a body lying on the equator to appear weightless, what should be the angular speed of the earth? It's nothing but the previous question, but in terms of values. Okay, so you have the value of this term that is associated with omega is equal to under root g by r. अरे भाई 3/5 मत रख दीजिएगा, वहाँ क्वेश्चन में कहा गया था 3/5, यहाँ पे ये नहीं कहा गया, यहाँ पे 0 की बात की गई है ना, कॉन्सेप्ट वो रहेगा, लेकिन 3/5 मत करिएगा उसको। सो ओमेगा इज इक्वल टू g by r एंड देन पुट द वैल्यूज। सो ओमेगा इज इक्वल टू, यू विल गेट 1.25 इंटू 10 to the power -3 रेडियन पर सेकेंड। एक्चुअली बच्चों मैंने नोटिस किया ये वाली वैल्यू जो है ना हर टेक्स्ट बुक में इस कॉन्सेप्ट के साथ दी गई है। जहां आप जी के वेरिएशन की बात कर रहे हो वहां पे ये वैल्यू दी गई है। मुझे लगा कि कई बार एग्जामिनर ये सोचता है कि देखें बच्चा कितना अटेंटिव और फोकस्ड होके अपनी टेक्स्ट बुक्स को पढ़ता है। ये ऐसा नहीं कि एग्जाम आपको वैल्यू याद रखनी है, लेकिन नहीं, कुछ अगर पिकुलियर मुझे दिखे तो साइंटिफिक अप्रोच होने के नाते मुझे सोचना चाहिए कि यार ये वैल्यू दी गई है, अच्छा ये तब होगी जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगा। फाइन फाइन। सो ये सोच जो है ना आपके अंदर रहनी चाहिए। कुछ पिकुलियर अगर मुझे किसी टेक्स्ट में दिख रहा है तो एक इंजीनियर का ब्रेन उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर सोचता है, एक डॉक्टर या इंजीनियर इस पॉइंट ऑफ व्यू पे जरूर सोचता है। तो ऐसी वैल्यूज आपसे कई बारी पूछ ली जाती हैं, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब टेक्स्ट बुक पढ़िए तो उसमें जरा थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप लोग डीप तो जाएं लेकिन थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें, केयरफुली। आइए अब जरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। बिटवीन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट एंड अ पॉइंट 20 मीटर अबव इट इज 14 जूल पर kg. The work done in moving a 2 kg mass by 8 meter on the slope of 60 degree from the horizontal is how much? कहीं ना कहीं अगर आप रिकॉल करो तो मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन W इज इक्वल टू QV या W इज इक्वल टू MV वाला फॉर्मूला बताया हुआ है। QV आप क्लास 10th में पढ़ते थे, उसी रेफरेंस में अब हमारे पास MV है। ठीक, तो वर्क डन का मतलब हो गया कि W इज इक्वल टू M डेल्टा V, V2 माइनस V1। उस पॉइंट पे हम लोग चल रहे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो I बराबर होता है dV बाई dx, जहां पे I जानते हैं क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हुआ करती थी E, वो यहाँ पे हम लोग I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है इसको आपको रिप्रेजेंट करने का। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा इन वैल्यूज से तो मुझे ये मिल जाएगा 0.7 न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक, ये तो हो गई मेरी I। अब G जो है वो I, यानी ये हो गया 0.7 न्यूटन अपॉन किलोग्राम। ठीक है, W हो गया बच्चों mg साइन थीटा, और कितना चल रहा है, दैट इज हाँ वैल्यूज तो सारी गिवन है, mg साइन थीटा इंटू s, या अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो x रख लीजिए, डिस्टेंस। तो ये वैल्यूज जब मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो मैं ये लिखूंगा, क्यों सॉल्व करें हम, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, हमें भाई थोड़ा फास्ट करना भी सीखना होगा, ये आएगा 9.6 जूल। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैं कहूंगा स्लाइटली डिफरेंट था। ठीक, थोड़ा सा आपको हल्का सा इसमें वर्कआउट करना चाहिए। चलिए इस पॉइंट पे हम लोग रुकेंगे। 10 क्वेश्चंस हमने किए, कोशिश मैंने करी थोड़ा सा मिक्स और मैच करने की,
जब भी टाइम मिले देखिएगा, खाली यही क्वेश्चंस नहीं और भी करिएगा, लेकिन अप्रोच कुछ ऐसा ही रखने की कोशिश करिएगा। एनीवे, I would like to say thanks to all of you for watching this video. Please take care of yourself. Have a nice time.